हेलो बच्चों, एनएलएम चैप्टर को आज पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे हम। और कुछ एक जो एडिशनल टॉपिक्स बचे हुए हैं बारी बारी से उनको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कांस्टेंट्स की बात की थी और कांस्टेंट्स को लेकर के हमने ये सब पता लगाया था। ये वी डैश वेलोसिटी हमने पता लगाई थी v बाय साइन थीटा। तो आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा अब हम बात करते हैं आज स्यूडो फोर्स की। स्यूडो फोर्स क्या होता है और स्यूडो फोर्स हम कब कब काम में लेंगे, ठीक है ना। नीट में जो क्वेश्चन इस पे आते हैं वो डायरेक्ट स्यूडो फोर्स पर ही आते हैं और आ भी चुके हैं। तो स्यूडो फोर्स होता क्या है? स्यूडो फोर्स इज अ फिक्शियस फोर्स। फिक्शियस का मतलब हिंदी के अंदर बोले तो आभासी, यानी कि फील करने वाला फोर्स। फिक्शियस फोर्स यानी कि अपेरेंट फोर्स। यानी कि एक आभासी यानी कि एक इमेजिनरी फोर्स होता है, ठीक है ना। कब लगता है ये? एक्ट्स इन ऑलवेज एक्सेलरेटेड फ्रेम्स या एक्सेलरेटेड सराउंडिंग्स। केवल उन्हीं सराउंडिंग्स में लगेगा जो एक्सेलरेटेड होंगी। और तीसरा, क्यों इसको यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत कहाँ हमें इसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई द न्यूटन्स लॉज इन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स। मेरे ख्याल से स्यूडो फोर्स हमने पढ़ा नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा स्यूडो फोर्स आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये पढ़ा था हमने, हाँ पढ़ लिया था थोड़ा बहुत। तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमने कर ली थी। ठीक है, पढ़ लिया था कोई बात नहीं। तो इससे रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स और कर लेते हैं हम, ताकि चैप्टर को क्लोज कर पाएँ। एक्सेलरेटेड फ्रेम्स का मतलब होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। ये आगे पढ़ाया जा चुका है। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, तो ऊपर वाला जो वीडियो है उसको आप देखिएगा। तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि अगर मान लीजिए कोई ये कार है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये कोई ऑब्जर्वर है, ये इसके अंदर भी एक ऑब्जर्वर है, इसका नाम है A और इसका नाम है O। तो यहाँ पर लॉज ऑफ न्यूटन यानी कि न्यूटन के जो लॉज होंगे वो दोनों अप्लाई कर पाएंगे और सेम रिजल्ट देंगे। लॉज ऑफ न्यूटन इज एप्लीकेबल इक्वली या सेम ऑन बोथ। तो ये है रेस्ट में और ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ फ्रेम यानी कि सराउंडिंग। तो ऐसे सराउंडिंग को बोलते हैं हम इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर ये कार ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही होती तो इसके अंदर बैठे हुए ऑब्जर्वर की और बाहर बैठे हुए ऑब्जर्वर की, यानी कि ये ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है और ये ऑब्जर्वर जो एक्सेलरेटेड है, इसका नाम है ए, इसका नाम है ओ। तो दोनों के लिए न्यूटन के लॉज को हम जस्टिफाई करें, यानी कि ये दोनों सेम हमें रिजल्ट दें या इक्वेशन दें, तो उसके लिए
आपको कोई स्यूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। किसके लिए? ऑब्जर्वर ओ के लिए। लेकिन स्यूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी बिना स्यूडो फोर्स के लिए। बिना स्यूडो फोर्स माने आप न्यूटन्स के लॉस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो स्यूडो फोर्स आपको मानना ही पड़ेगा। कौन से ऑब्जर्वर के लिए? जब ऑब्जर्वर ए अपना मोशन एक्सप्लेन करेगा। यानी कि क्योंकि ये ए कहाँ पर है? एक्सेलरेटेड कार के अंदर बैठा है, तो एक्सेलरेटेड कार है ये, यानी कि एक्सेलरेटेड सराउंडिंग है ये, तो इसे बोला जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, तो इस तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि ये कोई कार है, या ट्रक है, या फिर ये कोई लिफ्ट है, या फिर ये कोई वेज है, और ये सारे के सारे अगर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट इनके ऊपर या इनके अंदर होंगे, ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर जो इनके अंदर होंगे, तो इन सभी के लिए ए बी ऑब्जर्वर हैं या ये सी ब्लॉक है, तो फॉर ए बी एंड सी आपको स्यूडो फोर्स एज्यूम करना पड़ेगा न्यूटन के लॉज को अप्लाई करने के लिए। अब स्यूडो फोर्स होता कितना है, कितना लगेगा, तो ये मैंने आपको बता दिया पहले भी कि स्यूडो फोर्स जो होगा F, वो होगा माइनस एम ए। एम इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और ए इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ सराउंडिंग, या एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, या एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। और नेगेटिव साइन क्या लगेगा? नेगेटिव साइन हमें ये बताएगा कि स्यूडो फोर्स जो होता है वो हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो इसका एक्सेलरेशन होगा, यानी कि सराउंडिंग या फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बस इतना सही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे अगर ये कोई वेज है और ये वेज, इस वेज का मास कुछ भी हो, मान लेता हूँ इस वेज का मास है m, और इस वेज के ऊपर ब्लॉक रखा है, ठीक है। तो हम 4 केसेस पर विचार करते हैं कि कौन कौन से केसेस में इस ब्लॉक पर कितने कितने फोर्स लग रहे होंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब आपको स्यूडो फोर्स लेना है और स्यूडो फोर्स आपको किस डायरेक्शन में किस तरह से लेना है, ठीक है। तो पहले केस में मैं ये मान लेता हूँ कि किस में है, ये रेस्ट में है। तो रेस्ट में है तो इस ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, जो ब्लॉक इसके ऊपर रखा है, तो इसका कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर लग रहे होंगे। तो एक तो लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, और mg साइन थीटा आएगा अलोंग द ब्लॉक, और mg कॉस थीटा आएगा परपेंडिकुलर टू ब्लॉक, और ये नॉर्मल आएगा। तो कौन कौन से फोर्सेस यहाँ दिख रहे हैं, आपको साफ दिख रहा है। ये नॉर्मल है, ये किसने लगाया है, ये इस वेज ने लगाया है, यानी कि जो कैपिटल M है उसने लगाया है इस ब्लॉक पर, और ये है इसका वेट mg, ये एंगल थीटा है। तो ये वाला फोर्स जो इसको नीचे स्लाइड करवाएगा mg साइन थीटा होगा, और ये वाला फोर्स होगा mg कॉस थीटा। इसमें कोई फ्रिक्शन मौजूद है नहीं, तो इसमें हमें कोई स्यूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, क्योंकि ये ब्लॉक
उस फ्रेम के ऊपर रखा है या उस सराउंडिंग के ऊपर रखा है जो किसमें है, रेस्ट में है, तो नो स्यूडो फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या कहोगे इसको देख करके, कि आप इसको देख के कहोगे कि सर एन तो बैलेंस कर लेगा एम जी कॉस थीटा को, ये जो एन है ये एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर लेगा यहाँ पर, और ये एम जी साइन थीटा से नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। यानी कि कोई कंडीशन अभी यहाँ पर ऐसी है ही नहीं कि ये रेस्ट में रह पाए। कौन, ये तो रेस्ट में रहेगा, ये तो रुका हुआ है, लेकिन ऊपर वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर, इसके ऊपर हमेशा स्लाइड ही करेगा। अब अगर मान लेता हूँ कि ये इधर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये, तो इसके ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो इस पर एम जी नीचे लगता रहेगा, नीचे के यहाँ पर लगता रहेगा एम जी साइन थीटा, यहाँ लगता रहेगा एम जी कॉस थीटा, और ऊपर लगता रहेगा एन। फोर्सेस तो इस पर इतने ही लगेंगे, फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये फोर्स कौन सा होगा, एन, ये होगा एम जी कॉस थीटा, ये होगा एम जी साइन थीटा। तो फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं इसके ऊपर, एक लग रहा है एन, एक लग रहा है एम जी कॉस थीटा, और एक लग रहा है एम जी साइन थीटा। तो आपको अगर सर इस वेलोसिटी के कारण कोई फोर्स लगेगा, तो अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सीलरेशन ज़ीरो है, तो इसके कारण इस ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी हमें कोई स्यूडो फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। तो इसके नीचे फिसलने की जो वेलोसिटी रहेगी या नीचे फिसलने का जो एक्सीलरेशन रहेगा, स्लाइड करने का जो एक्सीलरेशन रहेगा, तो इस केस में और इस केस में ये सेम एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। लेकिन अगर ये इसी डायरेक्शन में मान लो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता, कौन, वेज, ये वेज, वेज का मतलब जो ट्रायंगल है वो इधर की तरफ मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन दे दिया है ए, तो अब क्या होगा, अब स्यूडो फोर्स लगेगा, किस पर लगेगा, अब स्यूडो फोर्स लगेगा, किस पर लगेगा, खुद पर लगेगा नहीं, इस ब्लॉक पे रखेगा जो इसके ऊपर रखा गया है, तो इस एम पर, छोटे वाले एम पर स्यूडो फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर ये ए है तो इस पर इस तरफ फोर्स लगेगा, और ये जो स्यूडो फोर्स होगा, ये स्यूडो फोर्स कितना हो जाएगा, मास है इसका एम और एक्सेलरेशन लेंगे इसका एम ए। वो वाले फोर्स जो पहले थे वो तो लग ही रहे हैं, नीचे की तरफ क्या लगता रहेगा, एम जी, और इधर की तरफ लगता रहेगा एम जी साइन थीटा, इधर की तरफ लगता रहेगा एम जी कॉस थीटा, इधर की तरफ लगता रहेगा नॉर्मल, तो ये तो है ही नॉर्मल है, एम जी साइन थीटा है, ये एम जी कॉस थीटा है। तो अब कितने फोर्स लग रहे हैं सब मिला के, छोटे वाले एम पर, तो एक एन लग रहा है जो पहले भी लग रहा था, एक एम जी कॉस थीटा लग रहा है जो पहले भी लग रहा था, एक एम जी साइन थीटा है जो पहले भी लग रहा था, और अब इस एम ए के कारण भी दो फोर्स कंपोनेंट ले लें, अगर हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दें, तो इस एम ए का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी यहाँ पर थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा एम ए कॉस थीटा। तो एक फोर्स और आ गया, और वो कौन सा हो गया फोर्स, एम ए कॉस थीटा, और एक फोर्स आ गया एम ए साइन थीटा। ये जो दोनों फोर्स आए हैं यहाँ पर, ये स्यूडो फोर्स के कंपोनेंट हैं। तो ये डिफरेंस आपको साफ नज़र आ गया कि अगर बॉडी रेस्ट में होती या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती तो क्या डिफरेंस होगा इसके अंदर। अब आप कहोगे सर इसमें स्लाइड कैसे करेगा ये, तो अब ये स्लाइड कर भी सकता है और नहीं भी। आप कहोगे क्यों, क्योंकि अब तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं ना, एक एम ए कॉस थीटा लग रहा है और एक एम जी साइन थीटा लग रहा है। तो स्लाइडिंग की अगर हम बात करें या हम अलोंग द प्लेन की हम बात करें,
कि प्लेन के अलोंग इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो वो जो फोर्स आएगा वो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। किस किस का? एम जी साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये रुका हुआ रहेगा, रुक जाएगा, स्लाइड नहीं करेगा। अगर ये कंपोनेंट बड़ा हुआ तो ये फिसल के नीचे जाएगा, और अगर ये कंपोनेंट बड़ा हुआ तो ये ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर अगर इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता, इस वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता, ए एक्सेलरेशन, तो फर्क केवल इतना होता कि इस पर अब जो क्या बोलते हैं उसको, इस पर अब जो सूडो फोर्स लगेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस तरफ, और उसकी वैल्यू हो जाएगी, ये एक्सेलरेशन ए है तो ये फोर्स हो जाएगा एम ए। ये कौन सा फोर्स हो जाएगा? सूडो फोर्स हो जाएगा। इसका कंपोनेंट देखें तो एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ जाएगा। एम जी कहाँ था? एम जी तो पहले की तरह नीचे की तरफ ही था। एम जी साइन थीटा इस तरफ आएगा, एम जी कॉस थीटा इस तरफ आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब इस पर सब मिला के इतने ही फोर्स लग रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे। बस एम ए के जो कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन बदल गई। एम ए कॉस थीटा पहले यहाँ लग रहा था, तो अब एम ए कॉस थीटा इस तरफ लगने लग जाएगा। ठीक है ना। और एम ए साइन थीटा अब इस तरफ लगने लग जाएगा, ये, और एन तो ऊपर लग ही रहा था। ये कौन सा फोर्स था? एम जी। और ये कौन सा था? एम जी कॉस थीटा। तो जब कभी एक्सेलरेशन आएगा तो उस ऑब्जेक्ट पर सूडो फोर्स लगेगा जो उस एक्सेलरेटेड बॉडी के अंदर या फिर ऊपर हमने रखा है। ठीक है ना। चलिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आता है। हमने वेज का एक क्वेश्चन पहले किया था, उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। मान लेता हूँ कि ये वेज है और इस वेज का मास आपको दे रखा है कैपिटल एम। इसके ऊपर ये रख दिया गया है स्मॉल एम। अब ये बोलता है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ वेज, वेज का मतलब ट्रायंगल, सो दैट ब्लॉक एम जो है वो फ्रीली फॉल होने लगे, यानी कि नीचे की तरफ गिरने लगे, नीचे की तरफ गिरने लगे। तो कॉमन सेंस की क्या बात है कि नीचे की तरफ गिरने लगे। कौन? स्मॉल एम। तो स्मॉल एम जो कह रहा है वो सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि स्मॉल एम जो है वो फ्रीली फॉल हो रहा है। इसका मतलब वो कांटेक्ट छोड़ देगा, कांटेक्ट लूज करेगा तभी तो नीचे गिरेगा। कांटेक्ट लूज कर देगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो वेज होगा ये आगे निकल जाए, ये आगे की तरफ निकल जाए, इधर निकल जाए, और ये जो ब्लॉक है ये इससे फ्री होकर के इसका कांटेक्ट छोड़ दे और नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से गिरने लगे, तो ये फ्रीली फॉल हो जाएगा। तो फ्रीली फॉल होने के लिए इसको कांटेक्ट छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा, तो फिर इस पर सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर कौन सा सूडो फोर्स लगा? सूडो फोर्स लगा एम ए, राइट। जब ये ब्लॉक यहाँ था तो इधर की तरफ क्या लग रहा था? इधर की तरफ लग रहा था एम जी साइन थीटा, इधर लग रहा था एन, इधर लग रहा था एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पर जो नॉर्मल था ये नॉर्मल किसके बराबर था? एम जी कॉस थीटा के बराबर था, और यही यहाँ पर कांटेक्ट भी था।
तो अगर कांटेक्ट लूज़ कर जाएगा इसका मतलब n की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। n की वैल्यू 0 हो जाएगी, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। तो ये जो n लग रहा था इस तरफ, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था ये क्या लग रहा था, mg cos थीटा। अब ये आ गया एम ए, ठीक है ना, ये आ गया एम ए। तो एम ए किस तरफ आया, ध्यान से देखें आप। इस ब्लॉक पर अगर ये ब्लॉक यहाँ रखा होता, अगर ये ब्लॉक यहाँ रखा होता तो इस पर एम ए जो आया है वो इस डायरेक्शन में आया है। अब इसके हम दो कंपोनेंट करें, एक प्लेन के अलोंग और एक प्लेन के परपेंडिकुलर, राइट। तो ये एंगल हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, ये एंगल हमें दे रखा है थीटा। ये एंगल यहाँ पे हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वापस कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये है फोर्स एम ए, तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम ए साइन थीटा। तो इसका मतलब एम ए का ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा एम ए साइन थीटा। तो अब हम नॉर्मल की अगर हम बात करें इस पूरे के पूरे केस को देख करके, तो एन प्लस एम ए साइन थीटा बराबर होना चाहिए किसके, एम जी कॉस थीटा के। तो एन की वैल्यू हमें मिल गई और वो मिल गई एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कांटेक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए, कांटेक्ट लूज़ हो जाना चाहिए, यानी कि ब्लॉक जो है वो इसकी सरफेस को लीव करेगा, छोड़ देगा। तो इसका मतलब उस हिसाब से एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, कांटेक्ट फोर्स 0 होना चाहिए। तो एन को जब आप 0 रखोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एम जी कॉस थीटा बराबर आना चाहिए एम ए साइन थीटा। आपसे ए की वैल्यू पूछी गई है तो साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि ये हो जाएगा जी कॉट थीटा। तो ये स्टैंडर्ड केस हो जाते हैं दोनों। आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे बैठ करके सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं दोनों। कि अगर ये ब्लॉक है, क्योंकि इस ब्लॉक के चलने की दो ही जगह हो सकती हैं, कि या तो ये ब्लॉक इस तरफ ए एक्सेलरेशन से चले और या ये ब्लॉक इस तरफ ए एक्सेलरेशन से चले। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो बॉडी रखी होगी इसका मास है m, ये एक्सेलरेशन a और ये एक्सेलरेशन भी a। तो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो आप देखेंगे कि इस पर एम ए इस डायरेक्शन में लगेगा। आप इसके कंपोनेंट बना के देख लेना, तो इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा फोर्स एम ए, यहाँ पर क्या लगेगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो ये लग जाएगा, यहाँ पर कंपोनेंट क्या लगेगा, ये एम ए है तो ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम ए साइन थीटा। तो एम ए कॉस थीटा जो होगा वो एम जी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अगर एम ए कॉस थीटा की वैल्यू बराबर हो जाए किसके, एम जी साइन थीटा के, तो ये ब्लॉक जो होगा ये वेज के ऊपर रेस्ट में रहेगा। यानी कि अगर ब्लॉक को रेस्ट में रखना है तो ये इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन के हिसाब से जो ए की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यानी कि जी कॉट थीटा, सॉरी जी टेन थीटा। और अगर इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है तो इस पर एम ए इस डायरेक्शन में लगेगा। इसके दो कंपोनेंट करोगे आप, तो एक कंपोनेंट
प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा और एक कंपोनेंट प्लेन के अलोंग आएगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, पहले एम ए कॉस थीटा ऊपर आ रहा था, तो अब एम ए कॉस थीटा नीचे आने लगेगा और ये हो जाएगा एम ए साइन थीटा। एन बी इसी डायरेक्शन में आएगा और एम जी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आएगा और एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में आएगा। लेकिन अगर एम ए कॉस थीटा की वैल्यू बराबर हो गई, सॉरी, एम ए साइन थीटा की वैल्यू एम ए साइन थीटा की वैल्यू बराबर हो गई किसके, एम जी कॉस थीटा के, यानी कि ए बराबर हो गया किसके, जी कॉट थीटा के। तो इस कंडीशन में नॉर्मल ज़ीरो हो जाएगा, कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ब्लॉक सरफेस को छोड़ देगा, ये जो वेज है ट्रायंगल है इसको छोड़ देगा और ये फ्रीली फॉल होने लगेगा। तो फ्रीली फॉल के लिए ए बराबर जी कॉट थीटा और रेस्ट में रहने के लिए ए बराबर जी टेन थीटा। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया है स्यूडो फोर्स किस तरह से लग रहा है, क्या लग रहा है। ठीक है, आप चाहें तो स्यूडो फोर्स पर और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, अगर हम देखना चाहें तो मान लीजिए कि आपके सामने अभी ये क्वेश्चन आ गया, चाहे किसी भी फॉर्म में आया, तो आपको कि सर क्यों हम याद कर लें इसको। तो देखो, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप यहाँ बैठ के करें चाहे आप वहाँ बैठ के करें। लेकिन जो चीज़ आपने एक बार सॉल्व कर ली है तो उसको आप थोड़ा समझ करके, क्योंकि हमने समझ करके ही पढ़ा है, ऐसा तो नहीं कि हमने बिना सोचे समझे रट लिया है। लेकिन बार बार आप उन्हीं स्टेप्स को क्यों यूज़ करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है कि ये वेज है और इस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक रखा है। ठीक है, इसका मास आपको दे रखा है स्मॉल एम, इसका मास आपको दे रखा है कैपिटल एम। अब इसको आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग से जोड़ दिया है, धागे से, एक रस्सी से जोड़ दिया है, ऐसे जोड़ दिया है और ये रस्सी आगे जाकर के एक पुली के ऊपर जा रही है और पुली से घूमते हुए रस्सी नीचे आ गई यहाँ पर। और यहाँ पर भी हमने मास दे दिया है और मान लेता हूँ वो मास हमने दे दिया कितना, एम डैश। ये एंगल आपको दिया है थीटा। अब क्वेश्चन क्या तुम्हारे सामने आता है, क्वेश्चन में आता है कि बताओ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एम डैश। एम डैश की वैल्यू बताओ सो दैट स्मॉल एम जो ब्लॉक है वो रेस्ट में रहे, किस पर, वेज सरफेस पर, वेज सरफेस पर रहे। ठीक है ना। तो हम उस हिसाब से मान के चलें अगर, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर अब एक ब्लॉक है जिसका मास हो जाएगा m प्लस स्मॉल m, जिसको हमने एक स्ट्रिंग से जोड़ रखा है और ये स्ट्रिंग यहाँ पर है m डैश से जुड़ी हुई है ना। तो पहले तो हम इसका एक्सलेशन निकाल लेते हैं कि इसका एक्सलेशन कितना आएगा। ये कहाँ पर रखा है, सरफेस पे रखा है ऐसे। तो ये तो हम जानते हैं कि ये वर्टिकल है, केवल वर्टिकल ही लिया जाएगा। तो इसका एक्सलेशन क्या आ जाएगा, एम डैश जी बाय टोटल मास। टोटल मास आ जाएगा m प्लस m और इसका आ जाएगा m डैश। तो ये a एक्सलेशन से नीचे जा रहा होगा, तो ये a एक्सलेशन से आगे जा रहा होगा। तो अब इसका एक्सलेशन जब इस तरफ आ गया a, तो अब ऊपर चलते हैं हम।
ये आ गया ए, और रहना किस में है, रेस्ट में। किसको, इस ब्लॉक को। तो इस ब्लॉक को अगर रेस्ट में रहना होता है तो इस ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जी टेन थीटा आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन आया है इसका यहाँ पर ए ये एक्सेलरेशन ए कितना होना चाहिए, ये एक्सेलरेशन होना चाहिए जी टेन थीटा। और हमारे हिसाब से ये एक्सेलरेशन कितना आया है, एम डैश जी बाय एम प्लस एम डैश। तो जी से जी को तो कैंसिल कर देते हैं, अब इधर इसको भेजते हैं तो ये हो जाएगा एम प्लस एम डैश इंटू टेन थीटा बराबर एम डैश। हमें एम डैश की वैल्यू चाहिए तो उसे हमें एक तरफ रखना पड़ेगा। तो ये एम प्लस एम को तो यहाँ छोड़ देता हूँ, लेकिन टेन थीटा का मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर कौन मौजूद है, एम डैश, और ये यहाँ से आएगा, कौन आएगा, यहाँ से आ जाएगा एम डैश टेन थीटा। कॉमन ले लूँगा मैं एम डैश, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। तो एम डैश की वैल्यू हमें मिल गई। 15-16 सेकंड लगे या 20 सेकंड लगे, 30 सेकंड लगे एम डैश की वैल्यू मिल गई। क्या मिली, एम प्लस एम टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। दोबारा लग देता हूँ यहाँ पे नीचे, एम डैश की वैल्यू हमें मिली है एम प्लस एम टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। आप चाहो तो टेन थीटा ऊपर नीचे कॉमन ले सकते हो। नीचे भी अगर मैंने टेन थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बाय टेन थीटा बचेगा, मतलब कॉट थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एम डैश की वैल्यू मिल गई आपको, क्या मिल गई, एम प्लस एम कॉट थीटा माइनस 1। अब ये काम आसान क्यों हुआ, क्योंकि आपने ये कंडीशन यहाँ पे लगा दी सीधा, ए बराबर जी टेन थीटा। क्यों लगा दी, क्योंकि आप इस ब्लॉक को रेस्ट में रखना चाहते हो, और ब्लॉक को रेस्ट में रखने की कंडीशन क्या होती है, ब्लॉक को रेस्ट में रखने की कंडीशन होती है कि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो, और वो भी कितना हो, जी टेन थीटा। तो ये आपका आंसर आ गया सीधा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होते हैं। स्यूडो फोर्स के एग्जांपल्स मैं आपको कराना चाहता था, इसलिए मैंने दोबारा ले लिया यहाँ पर स्यूडो फोर्स को। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास ले लेता हूँ मैं m3। क्यों m3, क्योंकि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ m1, और यहाँ रख रहा हूँ मैं m2। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या है तुम्हारे सामने, क्वेश्चन में ये है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन and force that must be applied on M3 so that M1 and M2 remains at rest on M3। ये रेस्ट में रहे, मतलब ये मूव ना करें। तो आप जानते हैं कि अगर हम सिंपल प्रॉब्लम देखते हैं तो सिंपल प्रॉब्लम में हम सीख चुके हैं कि अगर ये कोई ब्लॉक है M1 जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है, और यहाँ पर ये पुली के साथ में M2 है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसका एक्सेलरेशन आएगा m2g
डिवाइडेड बाय m2 प्लस m1, ये आएगा। ये सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये इस ब्लॉक के ऊपर रखा है, किस बॉक्स के ऊपर रखा है, m3 के ऊपर रखा है, और हम चाहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो अभी की हम बात करें अगर इस सिंपल प्रॉब्लम में, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, m2g, यहाँ लग रहा होगा t, और यहाँ भी लग रहा होगा t। तो m1 को देख करके आप क्या बोलोगे, आप m1 को देख के बोलोगे कि इस पर तो एक ही फोर्स लग रहा है t, और ये t किसके बराबर है, ये t बराबर है m1a, है ना। और यहाँ पर क्या बोलोगे आप, यहाँ बोलोगे आप t और m2g, तो आप बोलोगे m2g माइनस t बराबर क्या बोलोगे आप, m2a। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रुक जाएं, दोनों रुके हुए रहें, दोनों रुके रहें। तो रुकेंगे तो तभी जब जितना एक्सेलरेशन इस पर लग रहा है इस तरफ, तो उतना एक्सेलरेशन इसका इधर भी आ जाए। अगर इसको इतना एक्सेलरेशन इधर भी मिल जाएगा, m1 को इधर मिल जाएगा कितना, इतना ही, तो ये रुक जाएगा, और जब ये रुक जाएगा तो फिर ये भी रुक जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इधर की तरफ हमें फोर्स चाहिए, स्यूडो फोर्स चाहिए। तो इसका मतलब जो नीचे ब्लॉक है हम उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन दें। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हमने इस m3 ब्लॉक को, ये जो ब्लॉक है यहाँ पर m3, अगर हमने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जिससे इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन आया, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि इसका मास क्या है, m1 है, कितना है, m1 है। तो इस पर जो फोर्स लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए, m1a लगना चाहिए। m1a लगना चाहिए, मान लेता हूँ a। और ये ma की वजह से दोनों ये रेस्ट में आ जाएंगे। कौन कौन रेस्ट में आ जाएंगे, m1 और m2 दोनों किस में आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे। रेस्ट में आ जाएंगे तो अब क्या होगा, अब नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, यहाँ पर, यहाँ लग रहा होगा m2g, इधर क्या लग रहा होगा t, इधर लग रहा होगा t। अब आप m1 को ध्यान से देखो, तो m1 पर इधर की तरफ कितना लगा फोर्स t, इधर की तरफ लगा m1a। तो आपने बोला कि सर m1a की जो वैल्यू है वो t के बराबर आनी चाहिए, और यहाँ t किसके बराबर आना चाहिए, तो वो m2 को देख के पता लग जाएगा आपको। नीचे कितना लग रहा है, m2g, ऊपर लग रहा है t। तो इसको देख करके आपको पता लगा कि t की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, m2g के आनी चाहिए। ठीक है ना। इस t और इस t को बराबर करें तो इसका मतलब m1a बराबर आना चाहिए m2g के। तो एक्सेलरेशन मिल गया हमें, कितना मिल गया, m2g बाय m1। अब ये एक्सेलरेशन जब a आया है तो ये सब के सब मोशन तो कर ही रहे हैं। यहाँ पर ये रेस्ट में किसके रिस्पेक्ट में है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, क्योंकि इस पर टी लग रहा है और इधर लग रहा है, ये रेस्ट में। लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम तो जा ही रहा है यहाँ पर। तो इस पूरे सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, इस पूरे सिस्टम की हम बात करें, तो इसमें ये तीनों मास शामिल हैं। कौन कौन शामिल है, m3 शामिल है, m1 शामिल है और m2 शामिल है। और इस पर हमने फोर्स लगा दिया कितना, F, और ये जा रहा है इधर की तरफ a एक्सेलरेशन से। इनका आपस में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये फोर्स बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a। की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे लाकर, तो a की वैल्यू हो जाएगी m2g बाय m1। तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा या इतना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा जिससे ये ब्लॉक रेस्ट में रहे। ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, इसके ऊपर चिपका हुआ रहेगा, तो ये भी किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, और इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। और इस पर हमने टोटल फोर्स लगाया m, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा किस तरफ, इस साइड में, और उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, a। ठीक है। तो इस तरह से स्यूडो फोर्स के क्वेश्चन होते हैं। एनएलएम के अंदर और कोई नई चीज़ बची है नहीं। तो
थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो लिफ्ट के अंदर अगर ये लिफ्ट रेस्ट में है, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो n बराबर क्या आएगा mg। अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए, तो भी इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा या बॉडी होगी उसके लिए n बराबर होगा mg। लेकिन अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रही है तो यहाँ पे क्या लग रहा था, n अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ma, और mg तो लग ही रहा था, तो n बराबर अब हो जाएगा mg प्लस ma, यानी कि n इंक्रीज हो गया। n इंक्रीज हो गया इसका मतलब इसका वेट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। अपीरेंट वेट जो होगा वो आपको इंक्रीज हुआ हुआ दिखेगा। इसी तरह से अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है a एक्सेलरेशन से, तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा था n, नीचे की तरफ लग रहा था mg। अब ऊपर की तरफ स्यूडो फोर्स भी लगेगा और वो स्यूडो फोर्स कितना होगा ma। तो अब n बराबर हो जाएगा mg माइनस a, और इसका अपीरेंट वेट जो होगा वो आपको पहले से डिक्रीज हुआ हुआ मिलेगा। अगर ये लिफ्ट फ्री फॉल होने लगे तो इसका एक्सेलरेशन g हो जाएगा फ्री फॉलिंग कंडीशन में। तो फ्री फॉलिंग कंडीशन में अंदर जो बॉडी रखी होगी n, उसका अपीरेंट वेट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला केस लेंगे हम और इसमें हम a की जगह g रख देंगे यहाँ पर, तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब अपीरेंट वेट 0 हो गया। अपीरेंट वेट 0 हो गया तो इसको बोलते हैं हम वेटलेसनेस। इसी तरह से बर्ड केज की प्रॉब्लम जो आती है, बर्ड केज की जो प्रॉब्लम आती है यानी पिंजरे के अंदर पक्षी, तो पिंजरा दो तरह का होगा। एक पिंजरा ऐसा होगा जो एयर टाइट होगा, और एक पिंजरा ऐसा होगा जो वायर का बना होगा। वायर का बना होगा जिसका मतलब जिसमें स्पेस होगा ताकि अंदर एयर जा सके या बाहर आ सके। तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन में। इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड केज। तो क्लोज्ड केज, और ये है ओपन केज, या इसको कई बार वायर्ड केज भी बोलते हैं, जिसके अंदर एयर पास हो सकती है। तो क्लोज्ड केज का जो केस होगा वो तो सेम होगा लिफ्ट की तरह। यानी कि अगर बर्ड ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन a से उड़ेगा, तब तो उसका वेट हो जाएगा mg प्लस a। अगर ये बर्ड नीचे की तरफ उड़ेगा डाउनवर्ड, तो सेम लिफ्ट की तरह ही इसको ट्रीट करेंगे, तो इसका वेट हो जाएगा mg माइनस a। लेकिन यहाँ पर एयर आ जा सकती है, तो इस केस के अंदर n हमेशा ही कितना रहेगा mg, चाहे बर्ड किसी भी डायरेक्शन में उड़े। चाहे उसका एक्सेलरेशन हो या ना हो। तो इसमें n बराबर हमेशा क्या होगा mg। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डीपीपीपी के अंदर मौजूद हैं, तो आप उनको देखिएगा और करिएगा। और क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखिएगा कि क्लोज किया जाएगा तो उसको लिफ्ट की तरह करेंगे, ओपन किया जाएगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि बर्ड अगर फ्लाई करेगा, जैसे अब वो बैठा कहाँ पर है ये भी डिपेंड करेगा, तो इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, उसको पूरा क्लियर कट बता देता हूँ। बर्ड बैठा है तो की बात हुई है, अगर बर्ड उड़ जाएगा तो क्या होगा।
बर्ड अगर बैठा है तो mg रहेगा, चाहे ये पिंजरा ऊपर जाए चाहे पिंजरा नीचे आए, इसकी बात हो रही थी कि पिंजरा चाहे ऊपर जाए चाहे पिंजरा नीचे आए। लेकिन अगर बर्ड अपनी जगह से उड़ गया, फ्लाई कर गया, तो बर्ड फ्लाई जब कर जाएगा तो उसका वेट तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये बर्ड यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है n, यहाँ पे क्या लग रहा है mg, तो n बराबर क्या आएगा, n बराबर आएगा mg। लेकिन अगर बर्ड फ्लाई करने लग जाएगा, तो बर्ड फ्लाई करने लग जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। n की वैल्यू, क्योंकि ये सरफेस पर तो ये कोई फोर्स लगाएगा नहीं, तो सरफेस भी इस पर फोर्स नहीं लगाएगी। तो अगर वेट नापने की जो मशीन होगी उसकी रीडिंग हमेशा डिक्रीज़ होगी अगर बर्ड उड़ गया तो, चाहे वो नीचे उड़े चाहे वो ऊपर उड़े। यहाँ पर ऊपर उड़ने का फ़र्क और नीचे उड़ने का फ़र्क अलग था, लेकिन यहाँ पर वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लाई करेगा तो वेट नापने की जो मशीन होगी उसकी रीडिंग जो होगी वो पहले से कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी जगह पर एयर आ जाएगी और बर्ड की जगह पर, और बर्ड इस पिंजरे पर नॉर्मल फोर्स लगाना बंद कर देगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स पिंजरा लगाता है बर्ड के ऊपर, क्योंकि बर्ड लगाता है पिंजरे के ऊपर। देखिए आप ध्यान से, अगर मैं एक बार क्लोज केज की बात करता हूँ, जो बंद डब्बे की तरह होता है, मान लीजिए कि ये क्लोज केज है और इस क्लोज केज में पक्षी जब बैठा है, ये मशीन रखी है, वेट नापने की मशीन है, और इस मशीन के ऊपर मान लेता हूँ कि मैं कि कोई पक्षी बैठा है, ठीक है ना। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो एक तो लगेगा mg और एक लगेगा नॉर्मल। तो ये हो जाएगा नॉर्मल और ये हो जाएगा mg। mg तो किसने लगाया है, ये अर्थ ने लगाया है। किस पर लगाया है, बर्ड पर लगाया है। और n किसने लगाया है, n जो फोर्स है ये इस पिंजरे की सरफेस ने लगाया है, केज की सरफेस ने। किस पर लगाया है, बर्ड पर। क्यों लगाया है, क्योंकि कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है इसलिए लगाया है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब ये इसके अंदर ही रहेगा, बर्ड जब इसके अंदर ही रहेगा, तो ना तो एयर बाहर जा सकती है ना एयर अंदर आ सकती है। तो क्योंकि ये अंदर ही रहेगा तो बाहर से तो इसमें एयर आई नहीं और ना गई, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसका जो इफेक्ट आएगा वो लिफ्ट की तरह आएगा, और ऊपर जाएगा तो n इक्वल टू एम जी प्लस ए हो जाएगा, और नीचे आएगा तो n इक्वल टू एम जी माइनस ए हो जाएगा। लेकिन ओपन केज जब होता है तो ओपन केज में बर्ड के ऊपर उठते ही उसकी जगह पर एयर आ जाती है और कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। कांटेक्ट ख़त्म होने के बाद में उस कांटेक्ट में एयर आ गई, तो एयर ने उसकी जगह ले ली और वो कांटेक्ट खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर तो पैक है ये, ना तो एयर बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बर्ड और केज में आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से अभी चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट है, तो आप इसको ज़रूर दोबारा पढ़िएगा और जितने भी वीडियोज़ हैं एक बार फिर देखिएगा और डीपीपी करिएगा, आपको क्वेश्चन सब समझ में आ जाएंगे। हर क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल आराम से समझाया है। फिर नेक्स्ट टर्न पे हम इसके कुछ एक क्वेश्चंस को और डीपीपी को डिस्कस करेंगे। तो टिल देन बाय।